मोदी वहां डुबकी लगा के अरुण जी क्या संदेश दिल्ली वालों को देंगे, क्या संदेश दुनिया को देंगे और क्या संदेश देश को देंगे? और जिस तरह से लगातार योगी जी दिल्ली में रैली कर रहे हैं उसको आप कैसे महाकुंभ से जोड़ पाएंगे, या फिर वो हिंदू राष्ट्र कार्ड खेला जा रहा है? और क्या दिल्ली में मतलब देश की राजधानी है, लोग मिलजुल के रह रहे हैं, हाँ ठीक है यहाँ भी राइट्स हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम के राइट्स होते हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इस तरह का इम्पैक्ट यहाँ पे ये पड़ पाएगा? आपने देखा होगा पिछली बार जो है 23 तारीख की शाम तक जो आज भी 3 रैलियां हैं। हाँ, आज भी एक मैंने देखा कि सुबह सुबह मंगोलपुरी में एड्रेस कर रहे थे मीटिंग। मंगोलपुरी में जो है बीजेपी के राजकुमार हैं वो लड़ रहे हैं। वैसे बीजेपी इस बार बहुत ज्यादा ही क्लेम कर रही है। कितना सत्य होगा, कितनी चीजें परिवर्तित होंगी, ये तो अब दिल्ली की जनता डिसाइड करेगी। ये भी उचित बात नहीं है। ये पानी पूरा का पूरा यमुना सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, वो सीधा जाहिर सी बात है जाएगी। और कोई डेलिबरेट तरीके से पॉइजनस एलिमेंट्स या पॉइजनस जो है, जो उसमें जो क्या कहते हैं, आप यूँ कह दें कि पॉइजनस सब्सटेंसेस को रिलीज क्यों करेगा ये सभी? क्योंकि हरियाणा के आधे लोग, भाई ऐसा नहीं है कि हरियाणा का काफ़ी कुछ एरिया एनसीआर रीजन में आता है, यहाँ पे जो लोग हरियाणा के लोग आके जॉब्स में हैं, काम कर रहे हैं साहब। तो ऐसी स्थितियों में इस तरह का एंटी पीपुल बात कहना, एंटी बिल्कुल होके, यानी इस तरह की बात करना, मुझे लगता है बेलो द बेल्ट हिट करने की बात है। जनता भी उसका इंतजार कर रही है, दर्शक जो हमारे देख रहे हैं। ये खड़गे साहब ने कुछ कहा है जी। खड़गे साहब ने जो कहा उसके बाद जो है कि सारे बीजेपी के नेता संगम में डुबकी लगा रहे हैं, जिससे कि उनके पाप नहीं धुल जाएंगे। तो हम लोग आज बैठे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि चुनाव में, दिल्ली चुनाव में कितने दिन रह गए और उसका महाकुंभ के साथ क्या रिश्ता है। 5 तारीख को चुनाव होने हैं, वोटिंग होगी दिल्ली में, और उसी दिन महाकुंभ संगम पे पीएम मोदी डुबकी लगाएंगे और इस डुबकी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसके लिए एक बार हम लोग यहाँ पे फिर से मौजूद हैं और आपके लिए बहुत सारी जानकारियाँ लेके आ रहे हैं। पीएम मोदी वहाँ डुबकी लगा के अरुण जी क्या संदेश दिल्ली वालों को देंगे, क्या संदेश दुनिया को देंगे और क्या संदेश देश को देंगे? देखिए पूजा जी, महाकुंभ हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है, देश के लिए। और जिस तरह की ये स्थिति बनी हुई है, उसमें लोग कह रहे हैं कि 184 साल बाद जो है ये महाकुंभ की स्थिति बनी है एस्ट्रोलॉजिकली, तो वो एक अलग पक्ष है। लेकिन जो इसके कई राजनीतिक मायने, जैसे आपने कहा, वो तो निकल ही रहे हैं। हमारे यहाँ हिंदू मेजॉरिटी आबादी है, आप जानती हैं, और विश्व में भी जो धर्म की बात आती है तो लोग खींचे चले आते हैं। हमारे यहाँ हिंदू धर्म का जो एक प्रभाव है, तो उन सब चीज़ों को देखा जाए तो विश्व स्तर पर भी एक मैसेज जा ही रहा है। क्योंकि इतना बड़ा जनसमूह एक जगह पर इकट्ठा 45 दिन के लिए होने की कोशिश, और सबकी जो जिस तरह से विश्वास में ओतप्रोत होकर गंगा में डुबकी लगाने की कोशिश, वो एक सिंबॉलिक भी है। लेकिन इतना बड़ा इंतजाम, इतने बड़े लोगों को, इतनी बड़े जन समुदाय को, जन समूह को मैनेज करना, ये व्यवस्था भी एक आश्चर्य का विषय है। उस बीच में जैसे आपने कहा प्राइम मिनिस्टर की विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर ने लगातार अपने जो जेस्चर्स है, चाहे वाराणसी हो, चाहे अयोध्या हो, इन सब जगहों पे जाके जब वो वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं किसी फंक्शन में, तो उसका बड़ा मतलब होता है। उसी तरह से जो है महाकुंभ में उनका डुबकी लगाने का मतलब है कि चूंकि वो देश के 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, तो उस आस्था को दर्शाने की कोशिश है। तथा अगर उसके साथ में हम लोग रिलेट करें, अब दिल्ली चुनाव की बात करें, तो दिल्ली चुनाव पे जाहिर सी बात है कि दिल्ली चुनाव पर उसका असर पड़ना स्वाभाविक है। क्योंकि दिल्ली में भी आप देखेंगे कि मोर देन 80% जो है पॉपुलेशन हिंदूज की है। तो हिंदू जनमानस जिस तरह से इस कुंभ के आभा से जो ओतप्रोत है, रैली कर रहे हैं दिल्ली में। जी हाँ, तो उसी पे मैं आ रहा हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर का उस तरह से होना, तो वहां से संदेश सीधा आता है। और उसी दिन वोटिंग है, आप जानती ही हैं। अगर वो वहां से उस दिन ट्वीट भी आता है प्राइम मिनिस्टर की साहब आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करेंगे, इस तरह का कोई मैसेज भी आता है, और एट द सेम टाइम वो त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं प्रयागराज में, तो वो एक साथ चीज़ें मिल जाती हैं और लोगों के ऊपर जो है मत तो डिसाइड हो गया है। जिसको वोट जहां देना हो वो ज्यादातर डिसाइड हो चुका है लोगों के जनमानस में। लेकिन महाकुंभ का इस तरह से भी एक इम्पैक्ट, पॉलिटिकल मैसेज भी उस दिन, एक डायरेक्ट मैसेज भी आ सकता है। और जी। जिस तरह से लगातार
योगी जी दिल्ली में रैली कर रहे हैं, उसको आप कैसे महाकुंभ से जोड़ पाएंगे, या फिर वो हिंदू राष्ट्र कार्ड खेला जा रहा है? और क्या दिल्ली में, मतलब देश की राजधानी है, लोग मिलजुल के रह रहे हैं, हाँ ठीक है यहाँ भी राइट्स हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम के राइट्स होते हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इस तरह का इम्पैक्ट यहाँ पे ये पड़ पाएगा? देखिए, योगी जी की बात कही तो प्राइम मिनिस्टर के बाद में जो है योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं बहुत जनप्रिय नेता हैं और ज़्यादातर चुनाव में उनकी मांग रही, दिल्ली चुनाव में भी उनकी एक विशेष मांग है और वो उनका प्रोग्राम इस तरह से तय किया गया है कि वो मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूंसीज को कवर करें। दूसरी, पहली बार जब वो आए तो 22 तारीख को कुंभ में डुबकी लगा के उन्होंने अपने पूरे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के साथ में वहाँ पर मीटिंग की। हाँ, तो वो बहुत खूबसूरत विहंगम दृश्य था कि जो वो अपने बीच में, ज़्यादातर लोग सफ़ेद वस्त्र में थे लेकिन वो गेरुआ रंग में बीच में जो है सबके बीच में डुबकी लगाते हुए, वो एक बात थी। वहाँ से भी एक मैसेज आया। 22 तारीख को उन्होंने कैबिनेट मीटिंग की और डुबकी लगाई और उसके बाद में 23 तारीख को यहाँ पर दिल्ली में उन्होंने सुबह से शाम तक कई जनसभाएं की। उसमें उन्होंने सबसे जो बड़े मुद्दे उठाए, एक था कि आप साहब कि हम तो जो कहते हैं कर देते हैं। हमने कहा था कि भाई वहाँ पर आचमन लायक पानी होगा, हम डुबकी ले सकेंगे। तो उन्होंने कहा मैंने पूरी कैबिनेट के साथ में गंगा में डुबकी ले ली है त्रिवेणी में। केजरीवाल साहब पिछले 10 साल से वायदा किए होंगे साहब यमुना को साफ कर देंगे, तो वो क्या इस स्थिति में है कि अपने लोगों के साथ में, नेताओं के साथ में डुबकी लें? तो एक सिंबॉलिक था, वो जबरदस्त हिट किया उन्होंने। दूसरी बातें उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की अपने मैनेजमेंट पे की कि किस तरह से उन्होंने इतने बड़े देश को, इतने बड़े जो राज्य को उन्होंने किस तरह से एक मैनेज किया हुआ है और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ विकास मार्ग पे जो है अग्रसर है उत्तर प्रदेश। तो वो उसके साथ में जो आत्मसात, डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर और जो कहते हैं वो करते हैं, इन सब चीज़ों के साथ अपनी छवि को आत्मसात करते हुए उसका रिफ्लेक्शन दिल्ली में देना बड़ी बात है। दिल्ली में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से, बिहार से एक पूर्वांचलियों का समूह है। यहाँ मैं बता दूं कि करीब, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि दिल्ली में 80% के करीब आबादी हिंदुओं की है, उसमें 20% के आसपास जो है पूर्वांचलियों की, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार से लोग आए हुए हैं। तो उन लोगों का भी एक जन समुदाय है जो कि पूरी तरह से जो है, हो सकता है कि इस बार उसको प्रभावित करने की कोशिश की जाए कि वो सेगमेंट में जो है, वो सेगमेंट पूरी तरह से बीजेपी के खाते में जाए। और अब आपने देखा होगा, एक नई चीज देखी होगी, नई चीज अब नहीं रह गई है लेकिन उसके साथ जोश दिखता है लोगों की, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो वो पूरा का पूरा जो है हिंदू जो वोट बैंक वो कंसोलिडेट होता है, उसमें बैकवर्ड, फॉरवर्ड, दलित और अगड़े इसकी बात नहीं आती है। तो पूरा का पूरा कंसोलिडेशन बनता है उसके साथ में, इसलिए उस तरह के पोस्टर भी लगने, आपने देखा होगा पिछली बार जो है 23 तारीख की शाम तक जो आज भी 3 रैलियां हैं। हाँ, आज भी एक मैंने देखा कि सुबह सुबह मंगोलपुरी में एड्रेस कर रहे थे मीटिंग। मंगोलपुरी में जो है बीजेपी के राजकुमार हैं, वो लड़ रहे हैं। तो मंगोलपुरी के बारे में मैं बता दूं कि मंगोलपुरी को 1976 के बाद से वो बीजेपी के पास कभी रही ही नहीं सीट, और लोग क्लेम कर रहे हैं कि इस बार जो है मंगोलपुरी एक इतिहास रचेगा, बीजेपी के फेवर में जाएगा। वैसे बीजेपी इस बार बहुत ज्यादा ही क्लेम कर रही है। कितना सत्य होगा, कितनी चीजें परिवर्तित होंगी, ये तो अब दिल्ली की जनता डिसाइड करेगी। लेकिन इस तरह के प्रेशर्स के बीच में आपने देखा होगा कि आम सरकार, जो आप सरकार है, जो केजरीवाल जो है बुरी तरह से जो है एक तरह से डेस्परेट होते हुए दिख रहे हैं। अभी कल ही की बात मैं कह दूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आपने देखा कि एक लेटेस्ट फिर से जो है जो लेटर वॉर शुरू हो चुका है। अपने शुरुआती दौर में भी देखा कि वो लगातार कुछ कुछ विषयों को रेज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखते हैं या किसी कंसर्न अथॉरिटी को। आज उन्होंने जो है, केजरीवाल ने जो है एक लेटर लिखा है, वो कल आपने देखा कि आतिशी ने लिखा था, आज भी उन्होंने एक लेटर लिखा है। उसमें अपने बयान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उसको साइट किया कहते हुए कि साहब कि अगर हम लोग, उसमें बहुत आपने देखा होगा कि बजट के आने के पहले आपको रिलेशन देखिए, बजट भी 1 तारीख को प्रस्तुत होने वाला है। तो उन्होंने जो सर्विस क्लास है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की है कि साहब हम इस तरह की बात कर रहे हैं कि अगर आप जो है पूंजीपतियों को, बड़े पूंजीपतियों का जो कर्जा माफ कर देते हैं, वेव ऑफ कर देते हैं, आप कोशिश कीजिए कि अगर वो माफ ना करें तो आप देखेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था में इतना पैसा आ जाएगा कि जो इनकम टैक्स और जीएसटी का रेट है वो आधा हो जाएगा। ये सुनने में तो बहुत अच्छी बात लगती है। इस तरह की बात करके जो है उन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि साहब जो वो वेव ऑफ न करने के लिए एक कानून लाया जाए। लेकिन इन सब के बीच में जो हम लोग महाकुंभ
और दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली चुनाव की बात कर रहे जी। हैं, उसमें एक चीज और देखने को मिली कि केजरीवाल जी ने एक लेटर लिख दिया है जिसमें कहा है कि हरियाणा सरकार जो है, जहाँ वो भी बीजेपी की सरकार है, वो उस यमुना में जो है जहर मिला रही है। तो वो जहर मिला रही है, अब मिला रही है 10 साल से, या जो बड़े बड़े वादे करके आए थे उसके बाद वो उस पे खड़े नहीं उतरे। और यहाँ तक कि छठ के समय हम लोगों मैंने या क्या आपने भी देखा होगा कि एन केन प्रकारेण जो है शीला दीक्षित जो है वो क्या करती थी, वो हरियाणा सरकार जिसकी भी गवर्नमेंट रही हो उसको नमस्कार करती थी, वो लंबवत हो जाती थी कि भाई छठ आने वाली है और यमुना में पानी छोड़ो और पानी साफ हो जाएगा। लेकिन पिछले 10 साल से वो जो बेचारगी दिखाते हैं केजरीवाल, जिसकी वजह से हर छठ के समय फेन वाला पानी यमुना में नजर आता है, और उसको अब पूर्वांचलियों को साधने की कोशिश इस तरह से जो कर रहे हैं और एक जो लेटर लिख दिया है उसको आप कैसे जोड़ पा रहे हैं? देखिए, आपने सही कहा। छठ के साथ में पूर्वांचलियों का एक बड़ा समुदाय जो कि छठ व्रत रहता है। दिल्ली की मैक्सिमम जो घाट जो यमुना के किनारे बनाए जाते हैं, उनकी जो छवि दिखती है कि साहब फेन से भरा हुआ पानी बहता हुआ दिख रहा है। एक हफ्ते पहले जो कोशिश दिल्ली सरकार की होती कि उस फेन को केमिकल के माध्यम से डिजॉल्व किया जाए और पानी को दिखने लायक बनाया जाए, तो ये जो नाकामयाब कोशिश होती है उससे बड़ी जो मैं कहूँगा कि बहुत दयनीय चित्र जो है प्रस्तुत होता है। अगर विल पार रही होती, या यूं कहें जैसा आपने कहा कि शीला दीक्षित की सरकार हुआ करती थी साहब, वो रिक्वेस्ट करके जो है, तो राजनीति में बीच के रास्ते में जो है आपको इतने इक्वेशन बना के रखने हैं बगल के राज्यों के साथ में, चाहे आपसे आपके संबंधित वो आपके पॉलिटिकल राइवल्स की सरकार हो, लेकिन आपको इतना स्पेस बना के रखना होता है कि साहब उनके साथ आप नेगोशिएट कर रहे हैं, जनता के हित में उनके साथ नेगोशिएट करके जो है कुछ कर सकें। तो अगर पानी सिर्फ छोड़ने की बात से अगर आपकी समस्या सॉल्व हो सकती थी तो आपको बात करनी चाहिए थी, जहाँ तक मुझे लगता है, या राजनीतिक वो जरूरत भी है। लेकिन जो केंद्र के साथ लगातार लड़ाई लड़के और उसके साथ में जो इस तरह की स्थिति बना के कि साहब हमको राज्य का स्तर नहीं मिला है इसलिए हमको विक्टिमाइज किया जा सकता है, ये लगातार ये नैरेटिव काम नहीं कर सकता है, जो कि पिछले 10 साल से चल रहा है। और उसी की वजह से 2 बार उन्होंने जो है एक तरह से जनता के मन में ये बात भरी कि अगर मुझे ये मौका मिलेगा तो मैं करूँगा। इस बार भी जैसा वो कह रहा है कि बड़े वायदे 3 महीने नहीं पूरे किए हैं, इस बार की सरकार आएगी तो मैं तीनों काम कर दूंगा। तो तीनों काम कर दूंगा इतने साल से नहीं कर पाए, दोनों के बीच में जनता को डिसाइड करना है। और पिछली बात आपने जो कही कि पॉइजनस पानी की, ये एक मुझे लगता है कि इतना कमजोर किसी भी सरकार को अपने को नहीं दिखाना चाहिए, और इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी सिर्फ दिल्ली के साथ में हो रही है, ये भी उचित बात नहीं है। ये पानी पूरा का पूरा यमुना सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, वो सीधा जाहिर सी बात है जाएगी, और कोई डेलिबरेट तरीके से पॉइजनस एलिमेंट्स या पॉइजनस जो है, जो उसमें जो क्या कहते हैं, आप यूँ कह दें कि पॉइजनस सब्सटेंसेस को रिलीज क्यों करेगा ये सभी? क्योंकि हरियाणा के आधे लोग, भाई ऐसा नहीं है कि हरियाणा का काफ़ी कुछ एरिया एनसीआर रीजन में आता है, यहाँ पे जो लोग हरियाणा के लोग आके जॉब्स में हैं, काम कर रहे हैं साहब। तो ऐसी स्थितियों में इस तरह का एंटी पीपुल बात कहना, एंटी बिल्कुल होके, यानी इस तरह की बात करना, मुझे लगता है बिलो द बेल्ट हिट करने की बात है। इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए, तो कयास पैदा करने वाली स्थिति होगी। कल मैंने भी देखा कि चीफ मिनिस्टर आतिशी ने जो है सीईसी को लेटर लिख दिया, आज वो उसका रेफरेंस दे रहे हैं केजरीवाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इतनी बेचारगी की स्थिति से मुझे नहीं लगता कि आप बिल्कुल जो है, इसके बाद उन्हें लगता है कि यही हमारे पास रह गया कि बिल्कुल हाथ जोड़ के दंडवत हो जाए जनता के सामने कि साहब हम जो हैं इतने निरीह हो गए कि हमारे ऊपर चारों तरफ से जो है हमले किए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जनता मजबूत सरकार चुनना चाहती जो अपने दम पे कुछ काम कर पाए। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये नैरेटिव फिलहाल एक डेस्परेट मूव दिखता है। चलते एक सवाल और आपसे, मुझे लगता है जनता भी उसका इंतजार कर रही होगी, दर्शक जो हमारे देख रहे हैं। ये खड़गे साहब ने कुछ कहा है जी, और खड़गे साहब ने जो कहा उसके बाद जो है कि सारे बीजेपी के नेता संगम में डुबकी लगा रहे हैं, जिससे कि उनके पाप नहीं धुल जाएंगे, जबकि देश दुनिया से आ रहे हैं और आस्था एक बड़ा जी। आस्था के सवाल पर ये देखिए हमारे यहाँ बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आस्था के ही सवाल पे आपने देखा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो 80 के दशक में राजनीति शुरू हुई, धर्म के साथ राजनीति का समागम करके अयोध्या मूवमेंट को उन्होंने जिस तरह से शुरू किया, तो 2 से जो 84 एमपी में हो गए थे, तो जनता के इस विश्वास को जो हिट करने की आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ हमारे यहाँ जो राजनीति एक अलग है, धर्म एक अलग है, ऐसा नहीं कह सकते। वेस्टर्न मॉडल फॉलो नहीं होता है, राजनीति में काम करना ही आपका धर्म है, इस तरह से आप ले सकते
सकते हैं इस बात को। तो राजनीति को जो है इस तरह से उनकी को से एक्चुअली कांग्रेस के साथ बहुत बड़ा कंफ्यूजन दिखता है। आप कल ही राहुल गांधी का स्टेटमेंट देखिए कि उन्होंने कहा कि अभी भी वो कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने के नैरेटिव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो इस बात को कह रहे हैं कि साहब जो डेवलपमेंट हुआ उसमें दलितों को कितना मिला, ओबीसी को कितना पार्टिसिपेशन है, इंडस्ट्रीज में कितने दलित हैं, कितने ओबीसीज हैं, इस तरह की बात करके वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नैरेटिव जो है महाराष्ट्र इलेक्शन में फेल हो चुका है। लोकसभा इलेक्शन में संविधान बचाओ वाला नैरेटिव चल गया, लेकिन दिल्ली में तो मुझे लगता है इस बात पे कोई ध्यान ही नहीं देगा। लेकिन गंगा में डुबकी लगाने से जो उन्होंने कह दिया कि गरीबी दूर नहीं होगी, जी, क्या कांग्रेस को इस चुनाव में हिट कर सकेगा वो? मतलब देखिए इसका असर पड़ेगा अगर बीजेपी उसकी बात करती है, क्योंकि इस समय जो है मामला बिल्कुल इमोशनल है। एक मेजॉरिटी, मैंने कहा कि दिल्ली में जो है 80% जनता हिंदू है। जब हिंदू बात कही जाती है इसमें दलित, बैकवर्ड और वो सब बातें बिल्कुल किनारे हो जाती हैं, वो कंसोलिडेट हो जाता है वो सेगमेंट, हिंदू सेगमेंट। तो मेजॉरिटी सेगमेंट जो है अगर किसी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ जातिवाद नहीं चल सकता। आप उसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं उस जाति के नाम पर, कि जैसा कि कास्ट सेंसस के नाम, कास्ट सेंसस की भी बात कल राहुल गांधी ने की, लेकिन इस समय वो सब चीज़ें बेमानी हो चुकी हैं। दिल्ली में वो मॉडल नहीं चल पाया। तो उसका तो सबसे बड़ा उदाहरण आप देखेंगे केजरीवाल साहब है। केजरीवाल जब दोनों बार जीते तो अगर वो कास्ट की बात करते तो खुद बनिया कास्ट से आते हैं, उनके साथ ब्राह्मण, दलित और ये सब कैसे जुड़ पाता ओबीसी। तो ये फिलहाल दिल्ली में ये नैरेटिव काम करता हुआ नहीं दिखता है। चलिए अब एक और छोटी सी मतलब वो कर लें बातचीत। कल मौनी अमावस्या है जी, कल फिर संगम पे भीड़ जुटेगी नेताओं की, वीवीआईपीस की, क्योंकि हर बड़े जो दिन हैं कुंभ के उसमें बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। हालांकि कल शाह जी गए थे, अमित शाह गृह मंत्री हमारे, उससे पहले राजनाथ जी गए थे, लेकिन हर बड़े स्नान पे बड़े नेता पहुंचते हैं, जिससे कि वहाँ पे सिक्योरिटी की चाक चौबंद व्यवस्था होती है। वैसे तो सभी जनता के लिए है वो व्यवस्था, लेकिन आपको क्या लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ता है? आम जनता, जो गरीब जनता, जो लोटा और कंबल लेके पहुंच रही है और उस कुंभ में वो अपने सारे पाप धो देना चाहती है, कुछ नया करना चाहती है, तो इस व्यवस्था से आपको क्या लगता है कि उनको रोक देना चाहिए कि भाई वो, या उनके लिए कोई खास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो पर्टिकुलर जगह पे जाके लैंड करें और वहां से उठें और चल दें? जी, आम जनता आपकी बात बहुत तर्कसंगत है। इसलिए तर्कसंगत है कि एक एक वीआईपी मैंने, क्योंकि जो मेरी बात लगातार हो रही इलाहाबाद में, मेरे दोस्त हैं लोग, तो ये पूरा का पूरा, मैं आपको रूट की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा जो मेला क्षेत्र है, पूरा इलाहाबाद प्रयागराज जो शहर है, वो उसको नो व्हीकल जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है। और बड़े स्नान पे तो ऑलरेडी वो डिक्लेयर्ड है। आपकी पता चला कि आप अगर व्हीकल के सड़क के रास्ते जा रहे हैं तो आपको 40 किलोमीटर दूर रोक दिया जा रहा है। 40 किलोमीटर दूर आप एक परिवार के साथ अगर जाना चाहते हैं तो आप उस क्षेत्र में पहुंचना मुश्किल, क्योंकि छोटा सा भी बैग लेके चलते हैं तो किसी की कैपेसिटी 10 किलोमीटर चलने की पैदल होगी, वो 40 किलोमीटर नहीं चल पाएगा। जनता इतना घूमना पड़ रहा है लोगों को उन सब सेक्टर्स में कि आदमी परेशान होकर कहीं भी हो रहा। त्रिवेणी तक तो आप नहीं पहुंच सकते हैं। प्रयागराज में त्रिवेणी है, वो सिर्फ वीआईपीज के लिए एक तरह से रिजर्व हो गया है, क्योंकि इतने मूवमेंट, मैं चीफ मिनिस्टर योगी की ही बात करूंगा, वो लगातार जा रहे हैं। जब वो जाते हैं तो उसके एक दिन पहले वो चीज़ जो है बंद हो जाती है। नो व्हीकल जोन पूरे शहर का डिक्लेयर होना जनता के साथ थोड़ा सा जो है, मैं ये कहूँगा कि नाइंसाफ़ी हो रही है। इस एस्पेक्ट पे सरकार को सोचना जरूर चाहिए। आपने जैसे कहा कि किसी विशेष जगह पे अगर किसी सेक्टर में उतरना है तो वहीं पर हेलीकॉप्टर से लैंड होके इस तरह की व्यवस्था ना किया जाए कि नो व्हीकल जोन या बिल्कुल बैरिकेडिंग लगा के लोग जो है, मैं सुन रहा हूँ, रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि साहब 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलना, और इन खास जगहों, इन खास ओकेजन्स पे तो आम आदमी के लिए मुश्किल, बुजुर्ग आदमी तो जा ही नहीं सकता है। जो यंग एंड एजाइल हैं वही लोग, जो मैंने कहा ना कि आपकी कैपेसिटी 15 किलोमीटर पैदल चलने की है, तभी आप गंगा में स्नान कर पाएंगे वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों से जो है थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए। मौनी अमावस्या है कल, और कल फिर जमावड़ा होगा और कल तीसरा बड़ा स्नान है। उसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। और दिल्ली को कैसे साधेंगे महाकुंभ से पीएम मोदी, इसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। देखते रहिए इंडिया डॉट। धन्यवाद।